आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अर्न लर्निंग पर। आज मैं आप लोगों के साथ श्वेता, आप लोगों को कक्षा 10वीं की जो आपकी हिंदी है मैं वो पढ़ाने आई हूँ। और आज मैं पहले क्लास में आप लोगों को बता रही हूँ कि हिंदी व्याकरण से जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं तो उनमें से कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, तो ये आपको पूछे जाएंगे। मैं सबसे पहले आपको उसकी विषय सूची से संबंधित चीज़ों को बता देती हूँ, आप इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि विषय सूची को जानने से क्या होता है कि हमारी आधी चीज़ें यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आधी चीज़ों को हम यही जान देते हैं जब तक हम पाठ को जानते हैं। तो आइए आज हम हिंदी व्याकरण की विषय सूची को देखते हैं और अगली कक्षा में हम देखेंगे। मैं अगली कक्षा में आप लोगों को आपकी कक्षा में जो किताब है, आपकी कक्षा में जो किताबें चल रही है हिंदी की, मैं उसकी विषय सूची पे बात करूंगी अगली कक्षा में। तो आइए आज देखते हैं हम लोग हिंदी व्याकरण की विषय सूची। तो इसमें कुल मिलाकर जो पाठ लिए गए हैं उसमें है 21 यानी कि 21। तो इतने सारे पाठ हैं, इससे आपको घबराना नहीं है देखकर कि इतने सारे पाठ है कैसे पढ़ा जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पिछली कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हमारे पास है भी। तो जो चीज़ें नहीं है उसको हम अभी देखेंगे, चूँकि आपकी परीक्षा में इन सारे पार्ट से कुछ ना कुछ प्रश्न होते हैं, कुछ ना कुछ प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैं इन सारे ये जो क्लास चलने वाली है ये हिंदी की, इसमें मैं इन सारे पाठों की चर्चा आपके बीच करूंगी। जो भी आपकी दिक्कतें होंगी, आपके परीक्षा से जुड़े सारे प्रश्नों को भी मैं हल करवाऊंगी। जो आपकी परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं मैं उसकी भी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर दूंगी। उससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि आपकी जो परीक्षा यानी कि जो 2025 में बोर्ड की परीक्षा होने वाली है, तो बोर्ड की परीक्षा में आपके कुल प्रश्न हिंदी के होंगे 100 और उसकी जो संख्या, प्रश्नों की संख्या 100 होती है और प्रश्नों का नंबर भी 100 का होता है। तो इसमें हमारा क्या है, व्याकरण जो है, व्याकरण से कितने प्रश्न आते हैं हमारे यहाँ, मैं वो आपको बता देती हूँ कि व्याकरण से हमारे यहाँ आते हैं, आपकी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी संख्या होती है 55। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, 55। और आपकी जो कोर्स में लगी हुई हिंदी की किताब है यानी कि जो गोधूली है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, ये कोर्स की चर्चा पे बात हम कल के क्लास में करेंगे, अगली कक्षा में करेंगे। पर मैं बता दूं कि इससे जो प्रश्न आते हैं वो 45 आते हैं। तो इस तरह से हमारे पूरे होते हैं 100। और मैं आपको ये बता दूं कि इन 100 प्रश्नों में 50 प्रश्न जो है वो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि ऑप्शनल जो होते हैं, ऑप्शन वाले वो प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, उसमें आपको चुनना होता है, सही आंसर उसमें चुनना होता है। तो ऐसे प्रश्न आपको 50 नंबर के पूछे जाते हैं। और 50 नंबर के जो प्रश्न होते हैं वो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उसमें आपको सब्जेक्टिव जिसको हम लोग कहते हैं वो प्रश्न आपको 50 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आइए, अगर इतनी चीज़ें समझ आ गई तो हम लोग चलते हैं विषय सूची की तरफ। हम इसकी जानकारी को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा है वर्ण विचार। देखिए बच्चों कि ये जो वर्ण विचार है, हम क्योंकि कोई भी भाषा को सीखने के लिए व्याकरण जानना उसका ज़रूरी होता है, क्योंकि भाषा की शुद्धता का ज्ञान हमें कहाँ से होता है, व्याकरण से होता है। तो इसी तरह से जब हम लोग हिंदी की भाषा पढ़ना शुरू करते, लिखना शुरू करते, सीखना शुरू करते, तो साथ ही में हम व्याकरण भी पढ़ते हैं। और जब व्याकरण पढ़ते हैं या हिंदी भाषा में कुछ भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम वर्ण को पढ़ते हैं। तो वर्ण पढ़ते हैं सबसे पहले। तो इसीलिए हिंदी व्याकरण में भी आपको सबसे पहला जो पार्ट है, पहला जो चैप्टर है उसको रखा गया है वर्ण विचार। क्या है, वर्ण विचार। इसके अंतर्गत वर्ण विचार, इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वर्ण की परिभाषा, संख्या,
भेद इत्यादि। मतलब वर्ण विचार के लिए हम कह सकते हैं कि वर्ण विचार के अंतर्गत हम उन सारी चीज़ों को, वर्णों की सारी जानकारी हमें कहाँ वर्ण विचार के अंतर्गत मिलेगी। वर्ण से जुड़े जितने सारे प्रश्न हमारी परीक्षा में आते हैं, हमें पढ़ने होते हैं, वो सारे कहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग? वर्ण विचार के अंतर्गत। आपने बहुत बार प्रश्नों में देखा होगा कि वर्ण से संबंधित प्रश्न आपको उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न भी आते हैं कि इस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो वो सारी चीज़ें कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? पहले पार्ट, जो हमारा पहला पार्ट है, पहला चैप्टर है वर्ण विचार के अंतर्गत। चलिए, जब हम वर्णों को सीख जाते हैं उसके बाद अगला है हमारा संधि। दूसरे में हम लोग पढ़ेंगे संधि। उसके बाद है शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत हम लोग शब्दों की जानकारी हमें मिलेगी कि शब्द कैसे बनते हैं, शब्द की परिभाषा क्या होती है, ये सारी जानकारी शब्द के विषय में जो जानकारी होती है वो कहाँ से मिलेगा हमें? शब्द विचार के अंतर्गत। उसके बाद हम आ जाएंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा वाक्य विचार। उसके बाद हम क्या? सेंटेंस पढ़ेंगे, वाक्य को पढ़ेंगे। तो वाक्य विचार के अंतर्गत भी हम वाक्य की परिभाषा, प्रकार इत्यादि ये सारी चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं कि वाक्य को कितने आधार पर बांटा गया है, कौन कौन से इसके आधार हैं, इसके कितने भेद हैं, उसके पूरे उदाहरण के साथ हम उसको पहचानना सीखेंगे कि ये वाक्य किस में है। तो इस तरह की जो जानकारी है, वाक्य से जुड़ी जितनी जानकारी है वो हम वाक्य विचार के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा वाच्य, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, अंग्रेजी ग्रामर में हम इसको बोलते हैं वॉइस, वाच्य। तो ये वाक्य के बाद ये आपका चैप्टर है वाच्य, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद है लिंग, फिर है वचन, कारक, समास, उपसर्ग प्रत्यय। मैं आपको बता दूं कि संधि, समास, उपसर्ग प्रत्यय ये सारे जो है क्या है? शब्द निर्माण की विधि है। इससे हम एक नए शब्द बनाते हैं। तो कैसे? ये हम समास के पाठ में और उपसर्ग प्रत्यय के पाठ में हम इनको पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है आपका शब्द भंडार। हाँ, ध्यान से सुनिएगा कि शब्द भंडार के अंतर्गत आपको पढ़ने क्या क्या है ये मैं बताती हूँ कि शब्द भंडार जो है, यानी कि हमारी जो भाषा है हिंदी, उसमें हमारे पास बहुत सारे शब्द होते हैं। तो वो सारे शब्द कौन से हैं, कहाँ से आए हैं, इन शब्दों को क्या कहा जाता है, ये सारे हम शब्द भंडार के अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसे कि पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द। तो हम जो ये शब्द भंडार है, इसके अंतर्गत हम इतने सारे चीज़ों को, शब्द के बारे में इतनी सारी तरह के शब्दों को पढ़ेंगे। पर्यायवाची शब्द हम लोगों ने पढ़ ही रखा है, विलोम शब्द हमने पढ़ा है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं बहुतों ने सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा। तो मैं आपको श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी इसके अंतर्गत, इसी शब्द भंडार के अंतर्गत मैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द आपको बताऊंगी। श्रुति सम भिन्नार्थक चलिए, तो ये हो गए आपके
अगला है पत्र लेखन। हाँ बच्चों, पत्र लेखन आज के समय में पत्र लेखन जो है ये बहुत ज़्यादा चलन में नहीं है। पत्र जो है हम लोग ज़्यादातर अभी क्या करते हैं कि ऑफिशियल लेटर लिखते हैं। कहीं पे ऑफिस में कोई काम करवाना हो, अपने विद्यालय में कोई काम करवाना हो तो हम पत्र लिखते हैं। यानी कि हम लोग जिसको कहते हैं आवेदन, हिंदी में कहते हैं आवेदन, इंग्लिश में कहते हैं उसको एप्लीकेशन, जिसको लिखना हम लोग सीखते हैं उसको कहते हैं क्या, औपचारिक पत्र, जो हमें अभी भी ज़रूरत पड़ती है लिखने की। लेकिन एक पत्र होता है जो हम अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं या दोस्तों को लिखते हैं, तो उस पत्र को हम कहते हैं अनौपचारिक पत्र, अनऑफिशियल लेटर। लेकिन आज के समय में ये जो अनौपचारिक पत्र होते हैं उसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, क्योंकि आज के समय में सबको पता है, सबके हाथ में फ़ोन है, मोबाइल है, तो इसलिए हम लोग पत्र का जो है पत्र का प्रयोग कम करते हैं। हमारे बहुतों को पत्र क्या होता है ये पता ही नहीं चलता है, पत्र कैसे लिखे जाते थे। तो कितनी जो है पत्र लेखन, जो पहले के ज़माने में पत्र लोग लिखते थे तो बहुत सारी भावनाओं से भरे हुए वो पत्र लेखन होते थे। तो उस चीज़ों को जानने के लिए, पत्र लेखन से आपको अवगत करवाने के लिए कि पत्र कैसे लिखे जाते हैं, तो ये पाठ है आपके पास पत्र लेखन का, जिसके अंतर्गत हम लोग पत्र लेखन को पढ़ेंगे। चलिए, आपके लेखन में ही एक और है निबंध लेखन। लेखन में ही एक और है निबंध लेखन, और इसी के साथ मेरे एक और चीज़ है निबंध लेखन और संवाद लेखन। एक है आपका संवाद लेखन। तो ये आपके संवाद लेखन हो गए, क्योंकि जो प्रश्न जब हमारे होते हैं बोर्ड परीक्षा में जब जाते हैं तो क्या देखते हैं हम लोग, एक राइटिंग सेक्शन में जो प्रश्न आते हैं उसमें सारे क्या आते हैं, यानी कि लेखन में क्या क्या आते हैं हमारे, पत्र लेखन आते हैं, निबंध लेखन आते हैं और संवाद लेखन आते हैं, इनसे जुड़े प्रश्न आते हैं। उसके बाद आपका अपठित गद्यांश, जिसमें आपको गद्यांश दिया रहता है, कुछ कहानी की कुछ लाइन्स दी रहती है, वाक्य दिए रहते हैं, और उससे जुड़े प्रश्न हमको नीचे क्या करने होते, बनाने पड़ते हैं। उसमें आपका जो है लघु उत्तरीय प्रश्न भी होता है, कभी कभी दीर्घ उत्तरीय, यानी कि 1 से 2 लाइन का प्रश्न भी पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला है पद परिचय। शब्द के बाद जब हम वाक्य बनाते हैं तो वाक्य के अंतर्गत जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन शब्दों को हम पद कहते हैं। तो उन्हीं पदों को, जब वाक्य के अंदर जो पद प्रयोग किए गए उनके परिचय के बारे में हम लोग पद परिचय इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। हम लोग बहुत सुनते हैं, है ना, बहुत सारे हैं मुहावरे, जिसको उसके बाद अंत में है पाठ आपका अलंकार। के अलंकार के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कविताओं की सुंदरता कैसे बढ़ाई जाए, इसके बारे में हम अलंकार में पढ़ते हैं कि अलंकार कहाँ पर कविताओं में प्रयोग किए जाते हैं और कैसे प्रयोग किए जाते हैं। ये सारे हम अलंकार वाले पाठ में पढ़ेंगे। तो ये सारे जो है हमारे, हमने देखा कि ये सारे क्या है, हमारे विषय सूची से जुड़ी, व्याकरण से जुड़ी विषय सूची थी, जिसको हम लोग आगे की कक्षा में इसको कंटिन्यू पढ़ने वाले हैं। और पूरे के पूरे हमें कितने पाठ पढ़ने, 21 पाठ पढ़ने। इसमें बहुत सारे ऐसे पाठ हैं जिसको बहुत कम समय में भी आपको मैं बता दूंगी, मैं समझा दूंगी, क्योंकि ये बहुत सारे पाठ ऐसे हैं जिससे आप परिचित होंगे और आपको पता होगा कि आपने पिछली कक्षा में भी उन चीज़ों को पढ़ रखा है। तो पहला है आपका वर्ण विचार। तो चलिए, आज मैं आपको सबसे पहला जो आपके व्याकरण का सबसे पहला टॉपिक है वर्ण विचार, हम लोग उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं कि वर्ण विचार के अंतर्गत हम कितनी सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। वर्ण विचार, पहला चैप्टर हमारा क्या है, वर्ण विचार।
सबसे पहले हम वर्ण विचार की परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा आपको समझने के लिए है, हालांकि ये जो परिभाषा है ये आपको परीक्षा में पूछे नहीं जाते हैं, किसी भी चीज़ की परिभाषा पूछी नहीं जाती है, लेकिन जो है इससे जुड़े जब हम करते हैं कि उदाहरण से उन चीज़ों को पहचानते हैं, तो हम उदाहरण से उन चीज़ों को तभी समझ सकते, पहचान सकते जब हम परिभाषा को जान सकेंगे, समझ सकेंगे, उसके बाद ही। तो सबसे पहले मैं वर्ण विचार की परिभाषा आपको बता दूं कि वर्ण विचार है क्या। बच्चों देखिए, हमारा जो पूरा हिंदी व्याकरण है वो 3 भागों में बटा हुआ है, मुख्यतः 3 भागों में, जिसमें हम पहला वर्ण विचार को पढ़ते हैं, दूसरा शब्द विचार को पढ़ते हैं और तीसरे भाग में हम वाक्य विचार को पढ़ते हैं। हमारा हिंदी व्याकरण पूरा का पूरा इससे बाहर कुछ भी नहीं है, इतना ही है। तो इसके लिए सबसे पहले भाग यानी कि वर्ण विचार की परिभाषा में हम ये कह सकते हैं कि वर्ण विचार व्याकरण का वह भाग है। क्या कह सकते हैं हम लोग? वर्ण विचार व्याकरण का वह भाग है जहाँ हम वर्ण की परिभाषा संख्या भेद इत्यादि का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते हैं। ये तो हो गई आपके वर्ण विचार की परिभाषा। वर्ण विचार क्या है कि वर्ण विचार व्याकरण का वह भाग है जहाँ हम वर्ण की परिभाषा, संख्या, भेद इत्यादि का अध्ययन करते हैं। चलिए, अब है वर्ण। इसमें क्या है, मतलब एक लाइन में अगर हम इसको कहें तो वर्णों पर विचार करना ही वर्ण विचार है ना। वर्णों के विषय में विचार करना ही वर्ण विचार है। अब इसमें सबसे पहला हम किस चीज़ को देखेंगे कि वर्ण क्या है। वर्ण क्या है? वर्ण या ध्वनि वर्ण या ध्वनि क्या है? वर्ण के लिए हम कह सकते हैं कि वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। क्योंकि भाषा को जब हम सीखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम वर्णों को सीखते हैं, अर्थात हम सबसे पहले अ से लेकर ज्ञ तक जितने सारे वर्ण हमारे पास है हम उसको सीखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई
छोटी इकाई। को वर्ण या ध्वनि कहते हैं। वर्ण या ध्वनि कहते हैं। देखिए, वर्ण या ध्वनि क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है, उसको वर्ण या ध्वनि कहते हैं। कहने का मतलब है जब भी हम भाषा सीखते हैं तो सबसे पहले हम वर्णों को सीखते हैं, या भाषा बोलना सीखते हैं तो सबसे पहले हम ध्वनियों को सीखते हैं। जैसे हमको अनार अगर बोलना है तो सबसे पहले हमको अ और न जैसे वर्णों को सीखना होगा, तभी जाकर हम शब्द पे जाएंगे, अनार हमसे बन पाएगा, अनार जैसे शब्दों को हम समझ पाएंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वर्ण वह है, अगर हम इसको दूसरी भाषा में देखें तो क्या कह सकते हैं कि वर्ण वह है जो ध्वनि की लिखित चिन्ह या प्रतीकों में आए। मेरे कहने का मतलब है कि ध्वनि किसी भी चीज़ की हो सकती है, हर ध्वनि को हम वर्ण नहीं कह सकते हैं। जैसे चिड़ियों का चहचहाना, उससे भी एक ध्वनि उत्पन्न होती है। आपके घर में पंखे का चलना, उससे भी एक ध्वनि उत्पन्न होती है। तो क्या पंखे का चलना, चिड़ियों का चहचहाना इस तरह से क्या होगा, हम उसको वर्ण कह देंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो वर्ण को ध्वनि, माफ़ कीजिएगा, ध्वनि को वर्ण हम तभी कहेंगे जब उसका कोई लिखित चिन्ह हो। जैसे हम ध्वनि में कहते हैं अ, और उसको हम अपने सामने इस तरह के चिन्हों में लिखा हुआ पाते हैं। तो ये जो चिन्ह हमारे पास है, ये जो डिज़ाइन है अ आ, इस तरह की ध्वनि, इसको लिखने के साथ हम बोलते भी अ आ की ध्वनि निकालते हैं और इसको इस तरह से हम लिखते भी हैं। तो ये हमारे लिखित जो चिन्ह हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। और इसी चीज़ को जब हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, तब ये ध्वनि होती है। अब है वर्ण की परिभाषा के बाद है वर्णमाला। दूसरी चीज़ें क्या है हमारे पास? वर्णमाला। देखिए, हम जो हिंदी में अ से लेकर ज्ञ तक के वर्णों को पढ़ते हैं, अ से लेकर अ, आ से ज्ञ तक वर्णों को जब हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो वो हमारे वर्ण हैं। लेकिन वर्णमाला की परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं कि वर्णों के
क्रमगत समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या हो सकती है? वर्णों के क्रमगत समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। चलिए, वर्णों के क्रमगत समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब क्रमगत क्या होता है? क्रमगत होता है क्रम से। क्रमगत क्या होता है? क्रम से। यानी कि जब भी हम अ के बाद आ के बाद हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ, इस तरह से क्रम से जब हम लिखते हैं अक्षर त्र ज्ञ तक, तभी हम उसको वर्णमाला कह सकते हैं। ये नहीं कि यहाँ पे अ लिखा है, उसके बाद क लिखा है, उसके बाद च लिखा है तो उन सारे समूहों को भी हम वर्णमाला कह देंगे, ऐसा नहीं है। क्या होना चाहिए? क्रम से। क्रमगत समूह को हम वर्णमाला कहेंगे। चलिए, ये तो हो गई वर्णमाला की बात। अब हम वर्ण की बात करेंगे। हमारी हिंदी वर्णमाला में क्या है? कितने वर्ण हैं? हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल कितनी संख्या है? वर्णों की कुल संख्या कितने हैं? 52 है। 52 52 है। कितने सारे वर्णों को हम पढ़ते हैं? 52। यानी कि अ से लेकर ज्ञ तक हम जितने सारे वर्णों को पढ़ते हैं उनकी संख्या कितनी है? 52। या कभी कभी हमको क्या है कि वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या हम मुख्यतः 52 पढ़ते हैं। कहीं कहीं पर हमको 55 भी लिखा हुआ मिलता है। कहीं कहीं पर क्या होता है कि हमको 55 भी लिखा हुआ, या हम इसको 55 मान लेते हैं। क्योंकि
हम लोग मुख्यतः तो 52 ही पढ़ते हैं, हमेशा से हम लोग पढ़ते आए हैं कि वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। लेकिन कुछ शब्द इसमें कुछ वर्ण आ भी गए हैं, तो कुछ चीज़ों को हम उसको देखेंगे कि संख्या जो है कुल 55 कैसे होती है, उसको हम आगे देखते हैं कि कैसे वर्णों को बांटा गया है, किसके अंतर्गत कितने सारे वर्ण आते हैं, उसको हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हमने ये देख लिया कि हिंदी वर्णमाला में कुल संख्या अब जो है क्या है 55 हो गई। चलिए अब हम देखते हैं कि कितने प्रकार हैं, वर्णों के कितने प्रकार हैं, भेद हैं, उनको हम देखेंगे। ये जो मैंने 55 संख्या बताई है, ये क्रमगत इस तरह से है। वर्णमाला में सभी वर्ण इस प्रकार क्रमबद्ध हैं। पहले हम पढ़ते हैं स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। मुख्यतः हम वर्णमाला के अंतर्गत दो तरह के वर्ण पढ़ते हैं, एक तो स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। अब देखिए पहला है हमारा स्वर वर्ण, जिनकी संख्या कितनी है सभी को पता है 11। अब देखिए स्वर वर्ण की संख्या 11 है, कौन कौन से, वो आगे जब हम स्वर वर्ण की परिभाषा को पढ़ेंगे तभी मैं आपको बताऊंगी कि स्वर वर्ण में 11 स्वर जो है वो कौन कौन से हैं। अभी पहले हम उनकी संख्या को देख लेते हैं। दूसरा है व्यंजन वर्ण। दूसरा हमारा क्या है व्यंजन वर्ण। इनकी संख्या कितनी है 33। उसके बाद है संयुक्त व्यंजन। तीसरा है हमारा संयुक्त व्यंजन। जिसकी संख्या कितनी होती है 4। वो कौन कौन से है वो भी मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्योंकि इनकी संख्या कम है मैं लिख देती हूँ उसको। अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। उसके बाद है अनुनासिक वर्ण, जिसमें कितने वर्ण आते हैं
अनुनासिक वर्ण, जिसमें कौन कौन से हैं? 2 आते हैं, 2 आते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग 2 हो गए। अब आपके कुल कितने वर्ण हो गए देख लेते हैं हम एक बार फिर से। आपको 11 स्वर और 33 व्यंजन मिला के हो गए 44, यानी कि 44। उसमें अगर हम 4 संयुक्त लगाते थे तो आपका हो जाता है 48, यानी कि 48। और उसके बाद 2 लगा देते हैं तो ये हो जाते हैं, अनुनासिक वर्ण को अगर हम लगाते हैं तो वो आपकी उसकी संख्या हो जाती है 50, यानी कि 50। अब आगे जो आपके 5 वर्ण, यानी कि मैंने आपको कितने बताए थे? 55। अब इसमें क्या है कि आगत वर्णों को भी रखा गया है। आगत वर्ण, आगत वर्ण जिनकी संख्या आपकी कितने हैं? कुल 5। इसमें आ जाते हैं आपके आ, ज, ड़, अढ़ और फ। देखिए, ये आगत वर्ण क्या है? हमें नाम से ही पता चलता है कि आगत मतलब आने वाला। और हमें पता है कि हमारी जो हिंदी भाषा है इसमें बहुत सारे शब्द दूसरे भाषाओं से ली गई है। बहुत सारे ऐसे शब्द हम प्रयोग करते हैं जो हमारी हिंदी के नहीं है, फिर भी हम हिंदी में एकदम अच्छे से उसका प्रयोग करते हैं। तो उसमें क्या है कि शब्दों से पहले कुछ वर्ण भी हमारे हिंदी भाषा में आए हैं जो आगत वर्ण के रूप में, जिसको हम जानते हैं। जैसे आ, जिसको हम इसकी मात्रा अगर कहते हैं तो इसको हम आपने बहुत बार देखा होगा इसके लिए कि जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर, तो ये वाला आपका आ गया। अब ये सारे जितने हैं ज, ये ज नहीं है, इसको हम इसका उच्चारण ज नहीं करके ज करते हैं। तो ये आपके क्या है? फारसी से लिए गए हैं। ज है, अड़ है, ढ है, फ है, ये सारे नुक्ता वाले, यानी कि उर्दू भाषा के ये सारे शब्द आप में सारे वर्ण इसमें आ गए हैं। और ये जो आ है ये क्या है? ये अंग्रेजी से लिए गए वर्ण है। तो इस तरह से हमारे कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है? 55। कुल वर्णों की संख्या हमारी कितनी हो गई? 55। इसके आगे हम लोग अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। ये जो सारे वर्ण के प्रकार हमने यहाँ पर लिखे हैं उनकी परिभाषा, उसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं ये देखेंगे। और इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि वर्णों का उच्चारण स्थान कौन कौन सा है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। मैं अगली कक्षा में आपको आपके जो क्लास में हिंदी की किताब है उसकी विषय सूची मैं लेकर आऊँगी, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। उससे भी जुड़े प्रश्न कैसे आते हैं परीक्षा में, मैं उस पर भी चर्चा करूँगी। तो बने रहिए हमारे साथ, खूब मज़ा आने वाला। आगे हम बहुत सारे प्रश्नों को भी करेंगे, परीक्षा से रिलेटेड सारी चीज़ों को भी हम आपके सामने बताते रहेंगे बीच बीच में। तो आज हमने वर्णमाला को पढ़ा, वर्णमाला के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा, और जो बाकी की चीज़ें हैं वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।